देखिए पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी डायथिकस और मोनोथिकस एंथर की, तो आज अपने डायथिकस और मोनोथिकस के बारे में देखेंगे और ये पार्ट 4 है। देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये डायथिकस एंथर की है, डायथिकस एंथर, और ये मोनोथिकस एंथर। 70% 70 या 80% जो प्लांट है ना उसमें इस प्रकार का एंथर मिलता है। ठीक, जो मालवेसी कुल है, मालवेसी, ठीक है, जो मालवेसी कुल है जैसे कि कॉटन, जो अपना मालवेसी कुल है जैसे कि कॉटन होगी, भिंडी होगी, ठीक है, मालवेसी कुल के सदस्यों में जो एंथर होता है वो एंथर मोनोथिकस होता है। ठीक, और बाकी प्लांट में जो एंथर है ज्यादातर में, ठीक, 70-80% में वो होता है डायथिकस एंथर। अब देखिए डायग्राम से अभी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, एक लोब ये रही और एक लोब ये हो रही, ठीक, और ईच लोब डिवाइडेड इनटू 2 थीका, ठीक, ईच लोब डिवाइडेड इनटू 2 थीका, यानी प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में बंटी हुई है। ठीक, ये 2 पालियां हो गई, ये एक पाली है, और आप क्या देख रहे हो कि ये जो पाली है इसमें भी ये 2 कोष्ठक हो गए हैं। ठीक, इनको कहते हैं थीका या इनको कहते हैं पोलन सैक, पोलन सैक, या अपने कह सकते हैं इनको माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक, 2 के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया, एक के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानियां। ठीक, तो यहां पर कितने पोलन सेक हो गए या कितनी लघु बीजाणुधानियां होगी? 4, 1 2 3 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो यहां पर जो प्रत्येक पाली है ना वो 2 चैम्बर में या 2 कोष्ठों में बंटी हुई है। ठीक, यानी प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सेक है। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं डायथिकस। ठीक, और इधर देखिए एंथर बाइलोब्डी है, लेकिन प्रत्येक पाली में एक ही कोष्ठक है, तो इसलिए मोनोथिकस। अब देखिए जो अगला अपना टॉपिक है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए तो लघु बीजाणुधानी है ना वो संरचनात्मक रूप से 2 भागों से मिलकर बनी होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पहला तो माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, माइक्रोस्पोरेंजियल वाल। ठीक, लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पहला हो गया माइक्रोस्पोरेंजियल वाल, दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, ठीक, और डिटेल भी देखेंगे। देखिए सबसे बाहर आपको पता ही है एपिडर्मिस होगी, तो ये है एपिडर्मिस। ठीक, फिर एंडोथीसियम,
ये होगी अपनी एंडोथीसियम। फिर मिडिल लेयर, देखिए मिडिल लेयर है ना, वो 2 कोशिका मोटी होती है या द्विस्तरीय होती है। फिर कैपिटल, ठीक है, और फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू आ जाएगा। इस तरह ये पूरे सेंट्रल भाग में स्पोरोजिनस टिश्यू फैला हुआ होगा, इस तरीके से इस भाग में ये पूरा यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। अब देखिए कि सबसे बाद एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर कैपिटल और अंत में स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियल वाल है ना, वो 4 स्तरीय होगी। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय। जो सबसे बाहरी स्तर है वो किसका है? एपिडर्मिस का। दूसरा एंडोथीसियम का। तीसरा मिडल लेयर और चौथा कैपिटल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने एपिडर्मिस की। सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो ये देखिए इस डायग्राम में सबसे बाहर की ओर ये एपिडर्मिस है, और जो एपिडर्मिस है ये एक कोशिका मोटा स्तर है। एक कोशिका मोटा स्तर है और ये एक सुरक्षात्मक आवरण है। क्या है? सुरक्षात्मक आवरण। ठीक, जो दूसरा है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, जो एंडोथीसियम है वो भी एक कोशिका मोटा स्तरीय है। एक कोशिका मोटा स्तर, और जो एंडोथीसियम की जो भित्ति है उस पर सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। सेलुलोज की पट्टियां जो एंडोथीसियम है, ठीक, एंडोथीसियम की जो सेल्स है, सेल्स की जो भित्तियां हैं, वाल्स है, ठीक है, तो उन पर सेलुलोज की पट्टियां मिलती है। इन पट्टियों के कारण, सेलुलोज की इन पट्टियों के कारण जो एंडोथीसियम है वो आर्द्रता ग्राही हो जाती है। आर्द्रता ग्राही हो जाती है। ठीक, एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही हो जाती है, और ये जो प्रक्रिया है ना, ये पराग कोश संपुटन में सहायता करते हैं। आगे देखेंगे वो किस प्रकार पराग कोश संपुटन में, यानी एंडोथीसियम का एक गुण है कि वो आर्द्रता ग्राही होती है, और यही गुण पराग कोश संपुटन में सहायता करता है। अब देखिए जो एंडोथीसियम की जो
सेल्स है, जैसे ये एंडोथीसियम की मान लीजिए सेल्स है, ये सेल्स आपस में केलोज बैंड द्वारा जुड़ी होती है। जैसे ये केलोज बैंड हो गया, ये यहाँ पर दूसरी सेल है इस प्रकार, ठीक, ये केलोज बैंड है यहाँ पर, ठीक। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनकी भित्तियां केलोज बैंड द्वारा आपस में जुड़ी होती है। मतलब एक कोशिका की, जैसे ये एक कोशिका है और ये इसकी वाल होगी, ये दूसरी कोशिका है, ये वाल होगी, और दोनों कोशिकाओं की जो भित्तियां है ना, वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? केलोज बैंड। और ये केलोज बैंड है ना, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, ठीक, जोड़े रहते हैं दो कोशिकाओं के, ठीक। लेकिन कहीं कहीं पर केलोज बैंड अनुपस्थित होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केलोज बैंड अनुपस्थित है, तो एंडोथीसियम की वो कोशिकाएं जिन पर केलोज बैंड नहीं मिलता, एंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जिन पर केलोज बैंड नहीं मिलता, उनको स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी परागकोश फूटने में सहायता करती है, वो भी आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एंडोथीसियम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो एंडोथीसियम है वो परागकोश फूटने में सहायता करती है। अब एंडोथीसियम की दो मैंने आपको गुण बता दिए हैं, दो प्रॉपर्टी बता दी कि एक तो कि जो एंडोथीसियम जो है उसकी जो कोशिका भित्तियां हैं, एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की जो भित्तियां हैं, उन पर सेलुलोज की पट्टियां मिलेगी, तिरछी पट्टियां मिलेगी, जिसके कारण जो एंडोथीसियम है वो आर्द्रताग्राही हो जाती है, यानी जल को ग्रहण करेगी। और दूसरी बात कि एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं, ठीक, वो आपस में केलोज बैंड द्वारा जुड़ी होती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिन पर केलोज बैंड नहीं मिलते, ठीक, उनको अपन कहते हैं स्टोमियम सेल्स। और ये दोनों बातें कि एंडोथीसियम का आर्द्रताग्राही होना और स्टोमियम सेल्स का पाया जाना, ये दोनों बातें परागकोश सुपुटन से संबंधित है, यानी परागकोश सुपुटन में सहायता करेगी। वो आगे देखेंगे कैसे। अब देखिए जो अपना टॉपिक है वो मिडिल लेयर। मध्य परत, हिंदी में कहते हैं मध्य परत। देखिए जो मध्य परत है वो 2 से 3 कोशिका मोटी होती है, 2 से 3 कोशिका मोटी, ठीक। और इसका कुछ खास काम नहीं है, बस ये जो बीजाणुजन उत्तक है ना, बीजाणुजन उत्तक यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक, उसको पोषण देते हुए नष्ट हो जाती है। तो जो मिडिल लेयर मध्य परत है, ठीक, ये एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-3 कोशिका मोटी परत है या 2-3 स्तरों की बनी होती है। और ये जो मिडिल लेयर है, ठीक, ये मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं हैं, ठीक, उन कोशिकाओं में जो पोषक तत्व है वो धीरे धीरे बीजाणुजन उत्तक की तरफ चला जाता है और जो मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो डेड या मृत हो जाती है। अगली है टेपिटम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेपिटम हिंदी में कहते हैं इसको पोषक परत। इसका काम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू एवं परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को, परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना।
देखिए यहाँ पर जो टेपिटम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोथीलियम से इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेपिटम। ठीक, तो टेपिटम के बारे में क्या है कि एक कोशिक परत है और स्पोरोजेनस टिश्यू तो बीजाणु ऊतक है एवं परिवर्तित होते हुए लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका है? टेपिटम का है। इसी कारण इसको अपने कहते हैं कोशिक परत। अब देखिए अपने पहचानेंगे कैसे कि टेपिटम है। ठीक, जैसे ये जब एपिडर्मिस होगी, मान लीजिए ये एपिडर्मिस होगी, सिंपल सा बना लो डायग्राम, ये अपनी एपिडर्मिस होगी। ठीक, फिर अपन ने बताया बनाई थी एंडोथीलियम, फिर बनाई थी मिडिल लेयर और सबसे अंत में क्या थी? टेपिटम। टेपिटम को अपन पहचानेंगे कैसे? देखिए जो टेपिटम है उसकी कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। जो टेपिटम है ना उसकी कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है और बहुकेंद्रकीय होती है। बहुकेंद्रकीय यानी एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं। तो टेपिटम की बात करें तो टेपिटम को अपने कैसे पहचानते हैं कि ये टेपिटम ही है या टेपिटम की दो प्रॉपर्टी या खासियत क्या है? तो पहली बात, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होगी? बाकी कोशिकाओं से बड़ी, और जो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये होगी बहुकेंद्रकीय। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल।